स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। और मैं हूं मनीष। आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्व पर एक बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना चाहिए, तभी आप भारतीय संविधान को समझ पाएंगे। ये हमारा भारतीय संविधान का 8वां वीडियो रहेगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा, यानी इतिहास के हिसाब से इसका विकास कैसे हुआ। 1944 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन में ही 1944 में सप्रू समिति बना दी गई। सप्रू समिति ने 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी? संविधान सभा के पास जाएगी। जब संविधान सभा के पास ये रिपोर्ट गई तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों एवं अन्य अधिकारों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बात को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इस समिति ने दो चीजें और कही। इन्होंने कहा कि कुछ अधिकार हमको न्यायोचित बनाने पड़ेंगे, यानी जिनका हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, यानी जो नकारात्मक हो सकते हैं। जबकि दूसरे गैर न्यायोचित अधिकार जिनके लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। अब जो गैर न्यायोचित अधिकारों की बात की गई उसे ही संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में उल्लेख किया गया है। ये इसका मुख्य भाग है। जबकि आपको ये भी बताते चलें, भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुदेशों का दस्तावेज सम्मिलित किया गया था। वो जो जिक्र किया गया था वहां अधिकारों का, वही अधिकार नीति निर्देशक तत्व में भी उल्लेखित हैं। हालांकि वो पूरे पूरे वो नहीं है, उनमें कुछ परिवर्तन किया गया। जिस प्रकार हमने मूल अधिकारों की वीडियो में जाना था कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, उसी प्रकार आपको याद रखना है नीति निर्देशक तत्व जो हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड की संकल्पना है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं 1935 में अनुदेशों के दस्तावेज में ये उल्लेखित हैं, जो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। अब बात करें कि इन्हें क्यों लिया गया। ये हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्र में जितने भी नेता हुए उनकी विचारधारा जो थी वो स्वराज और लोक कल्याणकारी राज्य की थी, या यूं कहें गांधी जी की जो विचारधारा थी वो राम राज्य की थी। इसके लिए भी इन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्वों का जब जिक्र हो तो आपको इस बात का याद रखना है कि इसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित किया गया है। अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने आपके समझने के लिए आपको ये भी बताया है कि कौन सा अनुच्छेद समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। ये आप जब देखेंगे अनुच्छेदों को तो उनके पीछे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी है। राज्य को हम आपको जब मूल अधिकार भाग 3 को बताए थे उस वक्त भी उल्लेख कर चुके हैं कि राज्य में सभी संस्थाएं सम्मिलित हैं। बात करें अनुच्छेद 37 की तो इस भाग में इस बात का जिक्र है कि ये कैसे लागू हो, यानी जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें गैर न्यायोचित बनाया गया है। इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। बात करें अनुच्छेद 38 की तो ये एक समाजवादी अनुच्छेद है, यानी समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कहा गया है राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो लोक कल्याण में अभिवृद्धि करे या ऐसी संस्थाओं का निर्माण करे, ऐसी सामाजिक संस्थाएं बनाए या समाज में चारों तरफ ये देखे कि राजनीतिक न्याय लोगों को मिल रहा है या नहीं, सामाजिक न्याय मिलेगा या नहीं, या आर्थिक न्याय सभी को प्राप्त हो, और इनको बढ़ाने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 29, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 39 की बात करें तो उसमें भी समाजवादी विचारधारा को ही दर्शाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य द्वारा क्या क्या कार्यों को किया जाएगा, जैसे महिला और पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है।
मतलब राज्य महिला हो या पुरुष हो तो उनके जीविकोपार्जन के लिए उन्हें कुछ संसाधन मुहैया कराएगा, या वो खुद भी अपने लिए ये अधिकार रखते हैं कि उन्हें प्राप्त कर सकें। और साथ ही भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है या भौतिक साधनों का जो आधिपत्य है वो केवल सरकार के पास नहीं रहेगा, बल्कि उसे व्यक्तिगत व्यक्ति भी अपने पास रख सकता है। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात भी अनुच्छेद 39 में ही की गई है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसी में एक और है अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क या ए जो है ये भी समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है, और एग्जाम में हर बार पूछा भी जाता है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो आपको याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 ए में इस बात का जिक्र किया गया है। ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया है 39 ए, ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया है। आपको ये भी याद रखना है। अब आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में कुछ इसमें 3 बिंदु और जोड़े गए हैं जो 2017 अप्रैल 2017 में सरकार द्वारा 3 विधि सेवा इसमें सम्मिलित की गई। एक तो है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, यानी वेब आधारित प्लेटफॉर्म जहां वकीलों की स्वैच्छिक रूप से, यानी जिसमें वकील जुड़े होंगे, आप ऑनलाइन वकीलों को प्राप्त कर सकते हैं और वंचित वर्ग को निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। दूसरा है टेली लॉ सर्विसेज, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए टेली लॉ सर्विसेज की भी स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत आप सब जानते हैं, आप अपने आसपास देखते भी होंगे, सीएससी सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसे हम कहते हैं जन कल्याण केंद्र, या कुछ नाम दिया गया जन सेवा केंद्र, इस प्रकार का नाम दिया गया है। ये आप अपने आसपास देखते हैं, जहां हम जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य गतिविधियों को करते हैं या वहां से करवा सकते हैं। अब बात करें एक और पॉइंट जो है न्याय मित्र। न्याय मित्र का उद्देश्य है लंबित पड़े वादों को, जो केसेस हैं जो काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए हैं, उनका कोई निर्णय नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए न्याय मित्र भी बनाए गए हैं। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा को बताता है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, यानी राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का कदम उठाएगा, उसे ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जो विकेंद्रीकरण पर आधारित हो, यानी स्थानीय स्वशासन पर आधारित हो। अब इसे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित क्यों कहा गया? क्योंकि हम सब जानते हैं गांधी जी का मानना था कि रियल भारत गांव में निवास करता है, जिसके चलते पहली बार पंचायती राज व्यवस्था भी लागू की गई थी नागौर राजस्थान में। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ था, स्थानीय निकायों की स्थापना की गई थी। अब बात करें अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, यानी राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने का, और जो बुजुर्ग लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें हम सब जानते हैं पेंशन दी जाती है, ये सब राज्य का कार्य होगा। आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये याद रखना है कि मनरेगा भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी मनरेगा को विधिक अधिकार अनुच्छेद 41 ही बनाता है। ये एक समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो वो समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के लिए प्रसूति की सहायता के उपबंध किए गए हैं। या सरल भाषा में हम ये जान सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया है, जिसके अंतर्गत हम सब जानते हैं मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य है। या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये सब जो योजनाएं हैं, किलकारी योजना, ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं अनुच्छेद 42 को समृद्ध बनाती हैं, या राज्य का कर्तव्य है कि वो इन योजनाओं को बनाए, ऐसे कार्यों को करे।
श्रमिकों की स्थिति के सुधार के लिए हम सब कह सकते हैं, जैसे अभी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई उनके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो भी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ही आएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। इसे हम दो दृष्टि से देख सकते हैं, समाजवादी और गांधीवादी दोनों, या दोनों का मिश्रण भी कह सकते हैं। इसमें कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था सरकार करेगी। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि ग्रामोदय का सिद्धांत, यानी ग्रामों को मजबूत बनाना, गांवों को मजबूत बनाना, जिसके लिए गांवों में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना राज्य करती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है और अनेक कदम भी उठाती है। जैसे हम देखते हैं हैंडलूम बोर्ड की स्थापना की जाती है, हस्तशिल्प विभाग, जूट, सिल्क, कई ग्रामीण उद्योग लगाए जाते हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योगों की स्थापना की गई है। ये सब अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं अभी मुद्रा योजना जो चलाई गई है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 ए भी अभी एक भाग है जो स्थापित किया गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। इसमें कहा गया है कि श्रमिकों के जीवन के सुधार के लिए जो उद्योगों का प्रबंध है, मतलब जो श्रमिक वर्ग है वो जरूरी नहीं कि केवल मजदूर के तौर पर कार्य करे, वो उद्योग में लगे हुए उपक्रमों और उनकी स्थापना और उद्योगों के संगठन में अपनी भूमिका निभा सकता है या किसी अन्य रीति से उन्हें कर सकता है। अनुच्छेद 43 का एक और भाग है जो है 43 ब, जो 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वो सहकारी समितियों के उन्नयन का प्रयास करे। अब ये जो विचारधारा है ये भी लोकतांत्रिक विचारधारा है, लोकतांत्रिक समाजवाद तथा गांधीवादी विचारधारा दोनों से प्रेरित है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44, जिसे आप ऐसे भी जान सकते हैं 44 जिसमें दोनों नंबर समान हैं और समान सिविल संहिता हम कह भी रहे हैं। यानी आप विकल्प को देखकर बना सकते हैं, जिसमें समान अंक होंगे वो ही समान सिविल संहिता का अनुच्छेद होगा। अब ये समान सिविल संहिता होती क्या है, इसे थोड़ा जाने। जैसे हमारे राष्ट्र में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म के निजी कानून हैं, विवाह के, तलाक के, भरण पोषण के, उत्तराधिकार के और गोद लेने के अलग अलग कानून हैं। अलग अलग कानून ना बनाकर एक ही कानून बनाया जाए, ये कहती है अनुच्छेद 44 की धारा। ये केवल गोवा में अभी तक लागू है। आपको ये याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, आपको याद रखना है गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 की, जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु यानी प्रारंभिक शिक्षा का देख रेख यानी प्रारंभिक शिक्षा देने का कार्य जो है वो राज्य सरकार का है। हमने मूल अधिकार में भी जाना था, 21 क में कहा गया था कि 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। आपको ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में बढ़ाने का प्रयास करेगी। ये कार्य रहेगा किसका, राज्य का। इसके बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए जो कार्य करती है वो करती है छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क पुस्तकें देना, छात्रावास की स्थापना करना, व्यवस्था करना। ये सब कार्य किसका है, ये सब कार्य है राज्य सरकार का। वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो हम कह सकते हैं वो आपको पता है स्टैंड अप योजना चलाई गई है, ST SC हब भी बनाया जाता है, उसको भी आरंभ किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। ये सब अनुच्छेद 46 के ही भाग हैं। अब बात करें अनुच्छेद 47 की,
तो वो कहती है कि पोषण आहार का स्तर, जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, लोगों का स्वास्थ्य कैसे बढ़िया हो, ये सब राज्य का कर्तव्य है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें नहीं लगता कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। सारे कार्यक्रम इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, कई योजनाएं, जन औषधि से संबंधित कई कार्य किए जाते हैं। ये सब कार्य इसी के अंतर्गत आते हैं। और जैसे गांधीवादी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए भी बिहार के राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे भी हम इसी अनुच्छेद के अंतर्गत रख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, तो वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। यानी राज्य सरकार कृषि और पशुपालन को सुधारने का कार्य करेगा। इसके लिए आपको पता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ भी किया गया है, जिसमें जानवरों की यानी कि गायों की नस्ल को सुधारा जाता है ताकि वो बेहतर कार्य करें। हरित क्रांति के जो लक्ष्य हैं उन्हें भी इसी के अंतर्गत रखा जा सकता है कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है, कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। ये सब अनुच्छेद 48 के ही भाग हैं, या अनुच्छेद 48 के अंतर्गत लिखे होने के कारण ही राज्य इनको करता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जो एग्जामों में ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण आज के दौर में एक बहुत ज्यादा करंट टॉपिक है। अनुच्छेद 48A, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने का कार्य, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का कार्य भी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार बहुत कार्य करती भी है। ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया है 48A, वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया है, जिसमें जीवन के बेहतर मापदंड के लिए वातावरण को शुद्ध रखना भी राज्य सरकार का कार्य है। इसके प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनी, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव अधिनियम 1972, ये सब जो करते हैं ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ही राज्य कार्य करता है। बात करें अनुच्छेद 49 की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है एग्जाम की दृष्टि से। नीति निर्देशक तत्वों में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, स्थान होंगे और वस्तुएं होंगी, उनके संरक्षण का कार्य भी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, यदि संसद द्वारा कोई कानून बनाया हो। यहाँ पर याद रखिए, राज्य का मतलब किसी राज्य विशेष से नहीं है। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में राज्य शब्द का उल्लेख किया जाता है, बृहद लेवल पर, आपको ये याद रखना है। चलिए जान लेते हैं नीति निदेशक तत्वों के अंतिम 2 अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग होने का सिद्धांत, यानी पृथक्करण का सिद्धांत। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका सबको पता है सर्वोपरि है। कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसके द्वारा बनाए कानूनों को भी देख सकती है। ये उसे संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का कार्य राज्य का होगा। इसीलिए हर राष्ट्र की अपनी एक विदेश नीति होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए हमारे आसियान, सार्क या अन्य राष्ट्रों से अलग अलग संबंध हैं, या अलग अलग संबंधों की हम बात करते हैं। और ये भी जाने कि जब अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो तो हम निःशस्त्रीकरण पर जोर देते हैं। हम आणविक हथियारों के प्रयोग की कभी बात नहीं कहते। ये भी कहते हैं कि हम आणविक हथियारों का प्रयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई राष्ट्र हमारे ऊपर इन हथियारों का प्रयोग ना करे। ये था हमारा नीति निदेशक तत्वों पर एक जानकारी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जहां तक बात करें महत्वपूर्ण नीति निदेशक तत्वों की, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 44 जो समान सिविल संहिता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 48 को जो है संबंधित किससे, ये बताइए। जी हाँ, वो संबंधित है पर्यावरण से, वन नीति से संबंधित है। और अनुच्छेद 50 और 51 अभी आप जान चुके हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण 50 और 51 जो कहता है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें।